मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को आज 127वां दिन है। 127 दिन से ये जंग जारी है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर। उसके बाद से फिर ये जंग मुसलसल जारी है। एक वीडियो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। ये वीडियो जो बंधक हैं हमास के पास इसराइल के, उनकी फैमिली के लोग हैं जो नेतन्याहू के घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वीडियो देखें पहले आप, उसके बाद पूरी रिपोर्ट पर आते हैं। प्रोटेस्ट के दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इसराइल के, उनके साथ हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, आगजनी हुई और ये काफ़ी बवाल यहाँ पर हुआ है। इसराइल के अभी 140 से ज़्यादा लोग हमास या फ़लस्तीन के जो ग्रुप्स हैं उनके पास कैद में मौजूद हैं। उनकी रिहाई के लिए मुसलसल बातचीत हो रही है और परमानेंट सीज फायर यानी जंग बंदी के लिए भी मसौदा तैयार हो गया था पेरिस के अंदर, लेकिन अभी उस पर ब्रेक लग गए हैं। और थोड़ी सी अपडेट्स आपको बताते हैं। तो गाज़ा में जारी जंग के ऊपर एक लंबी बातचीत हुई थी पेरिस के अंदर, और वहाँ जितने भी फरीक हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, वो सब शामिल हुए थे। इसराइल शामिल हुआ था, हमास के लोग शामिल थे, कतर के लीडर्स थे, सऊदी अरब, इजिप्ट, जॉर्डन, अमेरिका। उसमें एक मसौदा तैयार हुआ था जिसको नाम दिया गया था बाइडेंस डॉक्ट्रिन, और ये उम्मीद थी कि अब जंग बंदी हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल वो जंग बंदी नहीं हुई है, उसका कोई ऐलान भी नहीं हुआ है। गाज़ा में जंग बंदी को लेकर के जो मसौदा तैयार हुआ था उस पर उम्मीद थी कि अब जंग बंदी हो जाएगी और वो एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंचे हुए थे। मिडिल ईस्ट में उन्होंने सबसे पहले वो सऊदी अरब गए। सऊदी अरब के अंदर बात हुई। सऊदी अरब ने बहुत साफ कह दिया जो भी बातें थी कि जब तक फ़लस्तीन अलग एक देश नहीं बन जाता है तब तक किसी तरह का कोई भी समझौता इसराइल के साथ सऊदी अरब नहीं करेगा। सऊदी अरब ने बहुत क्लियर स्टैंड इस बार लिया हुआ है जिस दिन से ये जंग शुरू हुई है। वहीं ईरान की तरफ से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, किसी तरह की पर्देदारी उसमें नहीं है। इसराइल चूँकि फंसा हुआ है, उसके साथ में बड़ी प्रॉब्लम है और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही जगहों पर वो उसको प्रॉब्लम है। जंग में उसकी लगातार हार हो रही है, उसका बहुत सारा नुकसान हो रहा है, उसके सैनिकों की मौतें हो रही हैं, लेकिन इसराइल को इसमें किसी तरह का अभी भी जंग लड़ने से उसका परहेज नहीं किया है, क्योंकि वो ज़मीनी हमले अब उसने बंद कर दिए हैं। ज़मीनी जो कार्रवाई थी वो रोक दी है और जो एयर अटैक थे वो उसने फिर से शुरू कर दिया खान यूनुस और रफ़ा के इलाकों में। आज ही के दिन यानी 11 फरवरी है, आज 11 फरवरी 2024 है। आज के दिन अभी तक जो जानकारी है, रफ़ा से 27 लोगों के मौत की खबर है। 27 फ़लस्तीनियों की मौत हुई है और कई दर्जन यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं। ये इसराइल ने हवाई हमला किया था, उसमें मौतें हुई हैं। वहीं इसराइल की सेना ने खान यूनुस के अंदर अस्पतालों को निशाना बनाया है और काफ़ी वहाँ पर नुकसान हुआ है। जंग बंदी को लेकर के पेरिस मुआहदा ये होने वाला था। एंटनी ब्लिंकन पहुँचे हुए थे, पहले वो सऊदी अरब गए, उसके बाद फिर वो इसराइल पहुँचे, इसराइल के बाद फिर इजिप्ट गए थे और इजिप्ट के अंदर फिर बातचीत दोबारा से शुरू हुई, जहाँ पर इसराइल के मोसाद शेन बेत और मोसाद के लोग वहाँ मौजूद थे। हमास की तरफ से हमास का डेलीगेशन मौजूद था। उम्मीद थी कि एंटनी ब्लिंकन कोई बड़ा डिक्लेरेशन करके यहाँ से जाएंगे और जंगबंदी हो जाएगी, क्योंकि जंगबंदी को लेकर के जो जानकारियाँ हैं वो कुछ इस तरह की थी कि पहले 45 दिन के लिए ये जंगबंदी होगी। पहले मरहले में से जो बंधक हैं
फ़लस्तीन के पास इसराइल के उनकी रिहाई होगी, साथ ही इसराइल की जेलों में जो फ़लस्तीनी बंद हैं वो वहाँ से रिहा किए जाएंगे। और जो ट्रक वगैरह खाने पीने का सामान लेकर के पहुँचे हुए हैं उनको गाज़ा के इलाकों में और फ़लस्तीन के इलाकों में जाने दिया जाएगा बिना किसी रोक टोक के। साथ ही एक माहदे में एक शर्त और है कि फ़लस्तीन अलग देश बनेगा। ये अमेरिका ने मान लिया है, इसको यूरोप के देशों ने मान लिया है कि अलग फ़लस्तीन देश का निर्माण होगा। फ़लस्तीन के पास अपनी सेना होगी, अपनी पुलिस होगी और जो फ़लस्तीन के ग्रुप्स हैं वो हथियार डालेंगे, क्योंकि जब एक मुल्क अलग बन जाएगा, आज़ाद मुल्क होगा, उसकी हर तरह की अपने अख्तियारात उसके पास होंगे, तो फिर वहाँ पर जो अनऑफिशियल या जो मिलिट्री ग्रुप बन जाते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे तालिबान, अफ़गानिस्तान के अंदर जब तक तालिबान को जंग लड़ना थी अमेरिकन से और नेटो की फोर्सेस से, तब तक वो जंग लड़े और जब उनकी फतह हो गई और उन्होंने कंट्रोल पा लिया काबुल के ऊपर, तो अब वो पूरा मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। और जो तालिबान थे, तालिबान लड़ा के अब वहाँ की पुलिस में और सेना में भर्ती किए जा रहे हैं। और इस तरह से अफ़गानिस्तान अपनी पूरी एक फ़ौज मुकम्मल जो होती है वो तैयार कर रहा है, अपनी पुलिस तैयार कर रहा है। इसी तरह से फ़लस्तीन में भी वहाँ के लोग अपनी पुलिस और सेना तैयार कर लेंगे। जब तक जंगबंदी जब की जाएगी उस वक्त OIC की सेना गाज़ा में कंट्रोल रखेगी, अरब मुल्कों की सेना वहाँ पर तैनात की जाएगी और वो पूरी तरह से उनके कंट्रोल में फ़लस्तीन का जो इलाका है गाज़ा वगैरह वो होंगे। 1967 का जो मुआहदा है, सऊदी अरब ने बिल्कुल साफ कहा है कि 1967 में जो मुआहदा है, जो सीमाएं निर्धारित हुई थी, उसके तहत ये एग्रीमेंट होने वाला है या एग्रीमेंट होगा, तब वो सऊदी अरब उसको तस्लीम करेगा। इसके बिना अगर किसी और तरीके से कोई भी काम होता है तो सऊदी अरब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसराइल के साथ, चूँकि इसराइल की बदनामी पूरी दुनिया में हो रही है, जो क्राइसिस पैदा हुई है फ़लस्तीन के अंदर, एक तो खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम है। दुनिया में जितने भी इस वक्त भूखे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, 4 में से 3 सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर मौजूद हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े हम बता रहे हैं आपको। 4 में से 3 लोग जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है वो फ़लस्तीन के अंदर हैं। पीने का पानी उनको मैसर नहीं है, दवाइयाँ उनको मैसर नहीं है। और गाज़ा के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर जो सिविलियंस की कैजुअल्टीज़ हुई हैं उससे इसराइल का पूरा नैरेटिव पूरी दुनिया में बदल गया है। इसराइल को लेकर के एक जो आम राय ख़ासतौर से यूरोप के देशों में, वेस्ट के कंट्रीज़ में बनी है, वो आम लोगों में वो इसराइल को परेशान करने वाली है। इस बार की जंग में यूरोप के मुल्कों के जो आम आवाम हैं वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हो गए, इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और बहुत बड़े प्रोटेस्ट इसराइल के उन देशों में, यूरोप के देशों में हुए हैं। अमेरिका के अंदर बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, लाखों लोग वहाँ पर सड़कों पर निकले और वहाँ की सरकारों पर उन्होंने प्रेशर बनाया। इसी तरह से इसराइल को कई मोर्चों पर इस वक्त दिक्कत है, कई मोर्चों पर वो घिरा हुआ है। एक तरफ हूतीज़ ने रेड सी में अब तक तकरीबन 47 शिप को निशाना बनाया है, 42 को उसने मार गिराया, कुछ उसमें डिस्ट्रॉय होने से बच गए। 47 शिप को उसने, नेवल शिप्स को, जो इसराइल के झंडे लगे हुए वहाँ से माल लेकर के गुजरते थे, उनको निशाना बनाया। अमेरिका ने लगातार कई दिन तक सीरिया और इराक़ के अंदर कार्रवाई की, हूतीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की, बावजूद इसके कोई भी मुल्क नहीं दबाए, ख़ास तौर से हूतीज़ ने पूरी तैयारी की हुई है कि वो अमेरिका को जैसा कार्रवाई अमेरिकी करेंगे वैसे ही जवाब वो देंगे। अमेरिका और UK मिलकर के रेड सी से हूतीज़ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चलाते रहे और इन्हीं दोनों मुल्कों ने सीरिया और इराक़ के अंदर भी कुछ ठिकानों पर हमले किए जहाँ काफ़ी लोगों की मौतें भी हुई हैं। इराक़ की सरकार ने अमेरिका से अपना देश छोड़ने के लिए कह दिया, जो उनके बेसिस इराक़ में मौजूद है उनको खाली करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। ईरान खामोश है।
इस दौरान रूस और चीन ये दोनों फ्रंट पर हैं, और रूस और चीन चूँकि इसमें गारंटर थे। अब इसराइल ये चाहता है कि इसकी गारंटी अमेरिका खुद ले। जो पेरिस मुआहदा होने वाला था साइन, उसमें इसराइल चाहता है कि उसकी गारंटी फ्रांस और अमेरिका ये मुल्क भी लें, क्योंकि अभी तक जो गारंटर हैं उसमें तुर्की और रशिया ये दो मुल्क गारंटर इसके बन रहे थे। जो बाइडेन डॉक्ट्रिन के तहत एक पेरिस में मुआहदा तय हुआ था, सारी शर्तें वगैरह वहाँ तय हो चुकी थी, और इसराइल के अंदर इसराइल की सरकार चाहती है कि इसी तरह से ये मुआहदा ना हो। वो जंग को जारी रखना चाहती है। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि हम हार गए हैं, पिट रहे, नुकसान हो रहे हैं इसराइल के। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आना ज़ीरो हो गया है। कोई भी आदमी अपना पैसा इन्वेस्ट करने को इसराइल के अंदर इस वक्त तैयार नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से दुनिया के सबसे असुरक्षित देशों में इस वक्त इसराइल को माना जा रहा है। वहाँ कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है घूमने फिरने के लिए। अमेरिकी अखबारों ने इसराइल के जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसराइल का जो दम था उसको बेदम कर दिया है। अमेरिकी अखबारों ने लिखा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि इसराइल फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर हमास की जो टनल्स हैं, 80% टनल्स अभी बिल्कुल बरकरार हैं, जैसी थी वो वैसी की वैसी मौजूद हैं। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यानी 3 महीने गुजर जाने के बाद 3.5 महीने होने को हैं और हमास की टनल्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के अमेरिकी अखबार लिख रहे हैं कि उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। और वो ये भी लिख रहे हैं कि इसराइल ने इस दौरान जंग में गाज़ा के अंदर तबाही की है, आम लोगों को हलाक किया है, आम लोगों को मारा है वहाँ पर, और अस्पतालों को उसने ढा दिया है। UN के जो मिशन थे उनको ढा दिया, रेफ्यूजी कैंप्स को ढा दिया। तो इसराइल की जो इंटरनेशनल बेइज्जती है वो भी साथ साथ हो रही है, मगर इसराइल अभी जंग बंद करने को तैयार नहीं है। उसकी कोशिश ये है कि किसी तरह से हम इतना प्रेशर बना लें या कुछ ऐसा कर लें कि अपने बंधकों को खुद बरामद कर लें, मगर बंधकों को बरामद करना इसराइल के बस का नहीं है, क्योंकि बंधक जहाँ कहीं भी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी के में मौजूद हैं और वहाँ तक रीच नहीं हो सकती है इसराइल की सेना की। इसराइल की सेना को बहुत नुकसान हो रहे हैं। रफ़ा में खान यूनुस के अंदर बीते दिन 7 इसराइली सैनिक मारे गए। हर रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं है जब तकरीबन 1 दर्जन इसराइली सैनिक फ़लस्तीन से जंग करते हुए मारे नहीं जा रहे हैं। अब ये जंग कब रुकेगी इसको लेकर के बहुत दुनिया में फ़िक्र है। वहीं अमेरिका के अंदर अमेरिकी जो सरकार है वो भी चिंतित है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की तरफ से अभी एक बिल पेश किया गया था अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर, अमेरिकी हाउस में, और वो बिल चूँकि जबकि रिप्रेजेंटेटिव यानी ये डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को बहुमत हासिल है और वो बिल पास नहीं हो सका। उस बिल में कहा गया था कि इसराइल को दी जाने वाली मदद को हम बढ़ाएं और यूक्रेन और दूसरे मुल्कों को जो मदद दे रहे हैं उसको रोक करके सारा पैसा हम इसराइल को दे दें। लेकिन जब ये बिल वहाँ गिर गया तो इसराइल को मिलने वाली मदद भी अटक गई। अब ना वो पैसा यूक्रेन को मिलने वाला है और ना ही इसराइल को। ऐसे में इसराइल के पास न सिर्फ हथियारों की कमी है बल्कि पैसे की भी कमी है। जंग लड़ने के लिए वक्ती तौर पर अमेरिका की तरफ से उसको अलग से फंड्स वगैरह अवेलेबल करा दिए जाते हैं और हथियारों की आपूर्ति भी कर दी जाती है, लेकिन इसराइल के पास अब हथियारों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, जबकि हमास के पास अभी किसी तरह का कोई क्राइसिस नहीं है, चूँकि उनके पास जो सामान हथियार पहुंचने के रास्ते हैं वो खुले हुए हैं और उन रास्तों से वो अपनी ज़रूरतें पूरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो परेशानी है फ़लस्तीन के अंदर वो है खुराक की वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है, सामान नहीं पहुँच पा रहे हैं। खाने पीने का जो फॉरेन एड वहाँ पहुँची हुई है, दूसरे मुल्कों ने खाने पीने का सामान भेजा हुआ है, वो भी जॉर्डन के अंदर और मिस्र के अंदर सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं और बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा पा रहे हैं। इस बीच जॉर्डन की तरफ से इजिप्ट ने और जॉर्डन ने अपनी जब ये बातचीत नाकाम हो गई एक तरह से सीज फायर की या जंगबंदी की,
तो इजिप्ट ने अपनी सेना की तैनाती सरहद पर कर दी है। 40 से ज़्यादा टैंक और सेना की गाड़ियाँ बॉर्डर पर तैनात की गई हैं। 150 किलोमीटर ये बॉर्डर है जो रफ़ा बॉर्डर कहलाता है, वो इजिप्ट से मिला हुआ है गाज़ा पट्टी का। हालात अभी सामान्य होने की तरफ जाते हुए कभी दिखते हैं और कभी लगता है जैसे ब्रेक लग गए हों। फिर भी ये उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में अमेरिका उसमें दखल देगा और अमेरिकी पहल के बाद फिर ये सीज फायर का समझौता साइन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ी पावर सऊदी अरब अमेरिका के ऊपर मुस्तकिल प्रेशर बनाए हुए है और सऊदी अरब के सामने अमेरिका इस वक्त फंसा हुआ है। सऊदी अरब की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं टर्की के साथ अमेरिका ने अपने रिलेशन अच्छे किए हैं और टर्की का भी प्रेशर अमेरिका के ऊपर है जंगबंदी कराने के लिए। इजिप्ट दुनिया का बहुत पुरानी एक कल्चर है, बहुत पुराना मुल्क है और एक ताकतवर मुल्क है। तो इजिप्ट के साथ अमेरिका के अच्छे संबंध हैं। इजिप्ट की सरकार का भी प्रेशर अमेरिका के ऊपर है। कुल मिलाकर के अमेरिका के ऊपर इस वक्त दुनिया भर का प्रेशर है। अब ये चीज़ें उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द कुछ इसमें सॉल्यूशन निकलेंगे। कुछ और रिपोर्ट्स अभी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो गाज़ा में हुई तबाही है। तबाही का ये वीडियो आप देखें। इसराइल ने जो भी कार्रवाइयाँ की हैं, एयर अटैक किए हैं, उसके बाद ये तमाम तस्वीरें आपके सामने एरियल व्यू है, ये एसोसिएट प्रेस से हासिल है। गाज़ा पट्टी दुनिया की सबसे गुंजान आबादी का शहर है और वहाँ सबसे घनी आबादी है। अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, खंडर हो चुका है। सारी इमारतें गिर चुकी हैं। कोई एक भी इमारत, 100 में से 100 इमारतें इस वक्त ऐसी हैं जहाँ कोई भी नहीं रह सकता। या तो वो ढह गई हैं या बिल्कुल कोलैप्स कर गई हैं, अपनी सही शक्ल में मौजूद नहीं है। इसी तरह से गाज़ा सिटी के अंदर हुआ है, इसी तरह से खान यूनुस में। अब जो इसराइल की तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो रफ़ा और खान यूनुस में बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ से डिस्प्लेस हुए थे गाज़ा से और गाज़ा सिटी से, वो खान यूनुस और रफ़ा में पहुँच गए थे। अब उन लोगों के ऊपर ये बमबारी की जा रही है और मासूम बेगुनाह लोग वहाँ पर रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। यहाँ पर हम एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये आज ही का वीडियो है जब फ़लस्तीन के ग्रुप्स ने गाज़ा के अंदर से इसराइल के ऊपर हमले किए हैं। तो उन हमलों के कुछ तस्वीरें आप यहाँ देखें। ये वो इलाका है जिसके लिए इसराइल की तरफ से और इसराइल की सेना की तरफ से ये दावा किया जाता रहा कि ये इस इलाके पर हमारा कब्ज़ा है, यानी गाज़ा और गाज़ा सिटी पर हमने कब्ज़ा कर लिया है, वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में। उसी इलाके से ये हमले हो रहे हैं इसराइल के शहरों के ऊपर। रॉकेट आप देख रहे हैं और ये हवा में रॉकेट इस वक्त तैरते हुए जा रहे हैं जो जा कर के इसराइल के शहरों पर गिरते हैं। वार की इंटेंसिटी कम हुई है। अभी हिजबुल्लाह के हमले कम हुए हैं, हुतीस के हमले कम हुए हैं और जो इराकी फोर्सेस से सीरिया की तरफ से भी हमले कम हो गए हैं इसराइल के ऊपर, क्योंकि सीज फायर की और जंगबंदी की बातें चल रही हैं। जैसा हमने बताया कि पेरिस के अंदर ये बड़ी लंबी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और बड़े उसमें लोग शामिल हुए थे, लेकिन फ़िलहाल उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई है। ये आज ही के हमलों का वीडियो है जो गाज़ा से किए गए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल का हमास पूरी तरह इंटैक्ट है, उसकी पावर बरकरार है। हमास की जो पावर है वो है उसकी टनल्स। हमने अपनी कई रिपोर्ट्स में बताया कि हमास की जो टनल्स हैं उसके बारे में सही जानकारी हमास के लोगों के अलावा किसी को भी नहीं है। मीडिया में जो ख़बरें आती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं, मुकम्मल नहीं होती। तकरीबन 2500 किलोमीटर के दायरे में ये टनल्स हैं। ज़मीन से तकरीबन 300 फीट की नीचाई तक
शायद 300 मीटर की ऊंचाई तक ये टनल्स मौजूद हैं। रेलवे नेटवर्क मौजूद है वहाँ पर, और 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के आने जाने के लिए इतनी बड़ी सड़कें मौजूद हैं। बड़े बड़े हॉल मौजूद हैं जहाँ पर सैनिकों के साथ कमांडर्स बैठ कर के बातचीत कर सकें या इबादत कर सकें। अस्पताल मौजूद हैं, अस्पतालों में सहूलतें मौजूद हैं वहाँ टनल्स के अंदर। तो गाजा हमास की जो ताकत है वो उसकी टनल्स हैं। सोल्जर्स हमास के निकलते हैं टनल से बाहर, ऑपरेशन अंजाम देते हैं और जाकर के टनल में छिप जाते हैं, और इसराइल की सेना उन तक नहीं पहुंच पाती है या उनको सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। साथ ही हमास ने किसी भी तरह का जो लोकल नेटवर्क है, मोबाइल है, सैटेलाइट है या इंटरनेट वगैरह है, वो इस्तेमाल उन्होंने करना बंद कर दिया शुरू ही से। अब जो उनका जो भी पैगाम एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उनके ख़ास तरीके हैं, ख़ास लोग हैं, और वो लिख कर के कागज़ के पर कोड भाषा में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और इसी तरह से ये पैगाम जो सीज फायर वगैरह की बातचीत चलती है उस वक्त भी जब देना होता है जॉर्डन या मिस्र को, तो हमास के तरफ से लिख कर के एक छोटा सा संदेश वो भेजा जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो और दिखाते हैं। ये हिजबुल्लाह ने लेबनान से इसराइल के ऊपर 8 और 9 फरवरी को हमले किए थे मिसाइल से और रॉकेट से, तो ये देख सकते हैं। और इसराइल का जो टेलीकम्युनिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया था, और इसराइल की मिलिट्री के बेसिस हैं उन पर ये हमले हुए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। फ़िलहाल हिजबुल्लाह की तरफ से हमले कम किए जा रहे हैं क्योंकि बात चल रही है कहीं न कहीं समझौतों की, और ये डील हो जाएगी, जल्दी होगी। उम्मीद ये है कि फरवरी के मंथ में किसी वक्त भी बड़ा ऐलान होगा, जो शायद अमेरिका के अंदर से हो या अमेरिका प्रेसिडेंट भी करें। यहाँ पर एक जनाजा आप देखेंगे, यह फ़लस्तीन का एक 17 साल की उम्र का नौजवान है, हमास का फाइटर है, उसकी मौत हुई है, शहीद हुआ है वो, तो उसकी मैयत को लेकर के लोग जा रहे हैं। मोहम्मद अहमद इस शहीद का नाम है। कुछ जो रिपोर्ट्स थी अब तक की वो हमने आपके सामने पेश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।